2022 आ चुका है और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 31 जनवरी 2021 में ये कहा गया था कि ये डेडलाइन दी गई थी ऑपोजिशन के हवाले से हुकूमत को, सिटिंग गवर्नमेंट को, कि वो इस्तीफे दे और वो घर जाए। ऐसा हो ना सका, लेकिन अब हम एक साल बाद इसी जनवरी में बैठे हैं जहां हम जाने की नहीं आने का इंतजार कर रहे हैं, और वो भी नवाज शरीफ साहब जो वापस आ रहे हैं लंदन से। याद रहे कि नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स का काउंट गिर गया था खतरनाक हद तक, उसके बाद उनको वापस बाहर भेजा गया। ये भी याद रहे कि वो यहाँ जहाज पे चढ़े नहीं तो हमारे हुक्मरानों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो भले चंगे हैं, इनको तो प्लेटलेट्स इनके गिरे ही नहीं हैं, ये तो छलांगे लगा के सीढ़ियों पर चढ़े हैं। लेकिन यहाँ ये भी याद रहे कि सीढ़ियाँ तो थी नहीं, वो एक डायरेक्ट टनल था जिससे वो जहाज में गए थे। लेकिन फिर हमने देखा कि जलती पे तेल का काम किया उनकी पिक्चर्स ने, जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे हैं, जिसमें वो हाइड पार्क में सैर कर रहे हैं, और जो उनका ऑपरेशन होना था वो ना हुआ। और अब कहा जा रहा है कि मुमकिन डील या अंडरस्टैंडिंग के तहत वो वापस आ जाएंगे। तब्दीली का लफ्ज हमने तवातर से सालों तक सुना है, तब्दीली आते आते आ ही गई, लेकिन इतनी ही तब्दीली आई है कि हमने देखा कि 2018 का हमारा जो IMF के साथ मुआहदा है, जो एग्रीमेंट है, वो अभी तक नाफिज है। और इसके अलावा मिनी बजट है, तमाम तर महंगाई है, 11.5% शरह पे हमारी महंगाई बैठी है, और मिनी बजट के बाद मजीद मिनिमम 1% इजाफा होने का खदशा भी है। इकोनॉमिकली क्या हम इस साल में बेहतर कर पाएंगे? क्या 3.5 साल में जो माशी कारकर्दगी रही है वो हुकूमत इस साल बेहतर कर पाएगी? इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखना है कि एक बड़ी अहम अपॉइंटमेंट मुतवक्के है इस साल में, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। याद रहे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक वक्त तयन है जब उनको रिप्लेस करना होता है, लेकिन ये भी याद रहे कि हमने माजी में देखा है कि जब जनरल असलम बेग साहब थे तो उनके कबल अज वक्त उनकी तैनाती जो थी वो रिप्लेस कर दिया गया था। उनको जंजुआ साहब से ऑफकोर्स कबल अज वक्त फैसला हो गया था, उन्होंने अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी की थी, लेकिन जनरल जंजुआ साहब का उस वक्त कबल अज वक्त फैसला सामने आ गया था। इन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ हम देख रहे हैं ISI चीफ की तब्दीली जो इस साल हुई है, उसमें जो हमारे जनरल अंजुम साहब हैं जो अब ISI के चीफ हैं, हमने देखा है कि उनमें भी एक तब्दीली नज़र आई है कि हम देख रहे हैं कि वो अपनी तशहीर नहीं चाहते, वो मीडिया पर कवरेज नहीं चाहते, वो अपनी तस्वीरों को छपाना नहीं चाहते, ना ही वो कोई मीडिया में नजर आना चाहते हैं। और कहा जाता है कि यही मौजू होता है स्पाई चीफ के लिए। क्या ये तब्दीली सिर्फ इस हद तक है या मजीद भी पॉलिसियों में तब्दीली आई है? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बहुत रिस्पेक्टेड पैनल है जी, बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं इफ्तिखार अहमद साहब। मैं नियाजी साहब आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त जाहिर है हम अगर 12 महीने पहले चले जाएं तो 31 जनवरी की डेडलाइन, हुकूमत घर जाए, इस्तीफे दे, मरियम नवाज की मतलब एक पूरी गन गरज थी, PDM बड़ी एक्टिव थी, जलसे पे जलसे हो रहे थे, और लोग मतलब घंटों घंटों TV के आगे बैठे रहते थे कि अब मरियम बोलेगी और अब मरियम साहबा क्या फरमाएंगी। तमाम तर चीज़ें आपके सामने होने के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं कि मुमकिन डील के तहत नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं? देखें जी, मैं इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जब कोई ऐसा मामला फहमी कर रही होती हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि कई दफ़ा जो उनकी जो जिसको कहना चाहिए कि कोरेस्ट ऑफ द कोर होती है, शायद वो तो उनको आगाही हो, लेकिन इसके अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। मेरा तकलीफ़ और परेशानी एक है, पाकिस्तान टूट गया, बेशुमार साना जात आ गए, गिनने शुरू किए जाए तो हाथ की 10 उंगलियों पे साने वो नहीं गिने जा सकेंगे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को जब डिसमिस किया गया तो क्या मसला मुतालबा क्या था? -1। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो बानिया पाकिस्तान था, जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशंस थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उसको गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब बुलाते हैं, साथ कमांडर इन चीफ जनरल अयूब साहब बैठे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जनरल सिकंदर मिर्जा डिफेंस सेक्रेटरी बैठे हैं। 1953 के अंदर उनको आए हुए अभी 2 साल नहीं हुए, उन्हें कहा जी ख्वाजा साहब अब रिजाइन कर दें और पार्टी हमारे हवाले कर दें। वो सबक बेनजीर रिजाइन कर दें, जरदारी रिजाइन कर दें, -1 -2, मरियम नहीं चाहिए, नवाज शरीफ नहीं चाहिए। मेरी तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, चाहे मुस्लिम नून है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, मैं कहता हूँ जी नजरियाती सियासत जाए भाड़ में, वो तो एक लग्जरी है पाकिस्तान के अंदर। वो तो अब एक पुराने वक्तों में
मैं और इफ्तिखार साहब आपस में बहुत दस्तों गिरबान है इस नजरियाती सियासत पर। वो लग्जरी हम तब अफोर्ड कर सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल नहीं थे कि आपकी जान को लाले पड़े हुए हों या आपकी जान, पाकिस्तान जो है कि ऐसे मसाइल जो जान लेवा हों। इसमें सिर्फ हम यही कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करो। क्या एक इस मुल्क में एक आईन है, उस आईन के अंदर दो चीजें इनकॉर्पोरेटेड नहीं हैं जिसके ऊपर मुल्क से खिलवाड़ किया जा रहा है, वसी तर कौमी मुफादात और कौमी सलामती अमूर। देखें, बात यह है कि जो इमरान खान हो या मुस्लिम नून हो, ये हमेशा एक ऐसी जगह पे है कि ये ज्यादा से ज्यादा अपनी जान बचवा सकते हैं, अपने लिए कुछ ले सकते हैं, ये देने वाले नहीं है इनमें से कोई भी। ठीक हो गया। लेकिन जो देने वाला है उसको ये पोजीशन किसने दी है कि वो ये तय करे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, शहबाज शरीफ को मुस्लिम नून का सदर होना चाहिए, इमरान खान साहब के। ठीक है, मुझे यही पॉइंट लेके जाना चाहिए जनरल साहब के पास। जनरल साहब एक बात करता हूं, एक आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा। इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करवाने होंगे हर सूरत में, ताकि लाने वाले जो है अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचे। ये मेरा रिजॉल्व है, बल्कि न्यू ईयर का रिजॉल्व है। ठीक हो गया। अच्छा जनरल साहब, ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि जाहिर है हम कहते हैं कि हम और मजीद तजुर्बात के लिए ये मुल्क जो है मुतहम्मल नहीं हो सके, लेकिन तमाम तर चीज़ों के बाद अगर देखा जाए कि अगर ओनली ऑप्शन नवाज शरीफ भी हैं तो ये भी एक तजुर्बा थे। अब तजुर्बात में से जो अब जांच पड़ताल हो गई है जिनकी, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, क्या उन पर हम डिपेंड कर सकते हैं और क्या यही होगा? क्या वाकई अवाम के वोट को सर इज्जत मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, ये एक परसेप्शन है और बदकिस्मती से ये प्रिवेल कर रही है, लेकिन अभी आपने देखा कि डीजी आईएसपीआर ने, ये किसी ने भी, बहरहाल अंसार अब्बासी साहब का एक छपा था कॉलम जिसमें उन्होंने वाज़े कहा कि जनाब नाम क्यों नहीं ले देते कि किसने इनको कहा है। जरदारी साहब, जिनकी पार्टी जरदारी साहब की अपनी कोशिशों की वजह से सिंध तक महदूद हो गई, उससे जाके को फार्मूला पूछेगा, उन्होंने कहा जी मुझसे फार्मूला पूछ रहे हैं। मियां साहब का मसला है कानूनी, वो एस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं, वो है कानूनी, टोटली। इंग्लैंड में भी कानूनी मसला है, पाकिस्तान में भी कानूनी है। इंग्लैंड से उनको कोई निकालेगा तो आएंगे, और पाकिस्तान में कोई उनको रिलीफ देगा तो आएंगे, और देना होगा तो अदालतें देंगी। सो ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया, फैसला किस लिए? एस्टेब्लिशमेंट को इसमें दखल अंदाजी का तरीकाकार क्या होगा, कैसे कर सकते हैं? अगर मियां साहब को जेल में जाना है, यहाँ आके उनका केस खत्म नहीं हुआ, तो एस्टेब्लिशमेंट वो खत्म नहीं करा सकती, और अगर खत्म करती है अदालत तो एस्टेब्लिशमेंट उसको बता नहीं सकती। कैसे करे? अदालतें सुन रही, अदालतें तो धड़ाधड़ फैसले अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ही दे रही हैं, तो कोई सुनता है किसी की बात? ये नहीं है। अदालतें हमेशा मियां साहब को खुद रिलीफ देती रही हैं, पाकिस्तान की अदालतें। और इंग्लैंड में क्या होता है वो वहां का निजाम है, वो खुद जाने। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि वहां अब उनको नहीं रखा जाएगा, उनको चांसेस यही हैं कि वहां से उनको कहा जाएगा कि जनाब अब आप पैकअप करें। तो अगर ये सूरत हाल है और उनको मजबूरन आना पड़ता है और वो उससे प्रिएम्प्ट करके यहाँ आते हैं, तो यहाँ अदालतों का किस्सा है, यहाँ भी कानूनी मामला है। मैं कम से कम समझने से, मेरी समझ से ये बारह चीज है कि जो 100% अदालती मामलात हैं उनमें हम क्यों बिला वजह ये शक-ओ-शुबात पैदा करते हैं। जनरल साहब, वो जो, सॉरी माजरत के साथ, लेकिन वो जब जनरल मुशर्रफ साहब के संगीन इल्जामात की बुनियाद पर वो सलाखों के पीछे गए थे नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त भी एक बहुत ही सीरियस केस था उनके खिलाफ, तो वो भी तो अदालती मामला था, उस पर उनको कैसे रिलीफ मिल गई कि वो जद्दा चले गए? देखिए, बात यह है कि जनरल मुशर्रफ था हुक्मरान, आज तो हुक्मरान नहीं है कोई जनरल। उसने अपने तौर पे फैसले किए जो कि उसको अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए करने थे, या वो उसको बाहर से प्रेशर था, जो भी था, वो हुक्मरान था, वो कर सकता था। एग्रीमेंट हुकूमत से हो सकता है। आज अगर इमरान खान कोई चीज उनसे तय करता है तो बिल्कुल हुकूमत तय करेगी, तो वो उससे एग्रीमेंट भी कर लेंगे। ठीक हो। लेकिन दो सूरतों को कंपेयर करना, मुशर्रफ के दौर को या कल ज़ियाउल हक की कोई बात हो उनके दौर को आज के दौर से कंपेयर तो करना, मुशर्रफ ने जो किया वो गैर कानूनी और गैर आईनी था, ये तो आप मानेंगे ना जनरल साहब? देखिए, मैं हमेशा कहता रहा कि मुशर्रफ का अगर ट्रायल किसी ने करना है तो उसको करना चाहिए, उसको टेक ओवर करने। राइट, ये मेरी हमेशा से मेरा स्टांस रहा है। ठीक, जिस चीज पे ट्रायल कर रहे थे वो गलत थी। वो इसलिए गलत थी कि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे जिनका ट्रायल नहीं ये कर रहे थे। मसलन जो जाहिद अहमद थे, जिसने ये इमरजेंसी का सारा कुछ बनाया,
वो मुशर्रफ का वजीर कानून था, जब मुशर्रफ का ट्रायल किया तो वो नवाज शरीफ का वजीर कानून। बेशक, ठीक। वो कहता था जी ये बेटर है, आप उसको उधर बिठा के बैठे हो। सही। तो वो गलत था। जो आप कर सकते थे वो आपने नहीं किया, इसलिए कि आपकी अदालतें भी उस खेल में शामिल थी, आपके उसमें मतलब हर कोई शामिल था। ठीक हो गया। आपकी पार्लियामेंट शामिल थी, ठीक जो है। पार्लियामेंट बनाई उन्होंने 17वीं अमेंडमेंट जो थी उसको पास कर दी है। ठीक है। और ये भी एक, मैं सना आपके तवज्जुह से एक और बातचीत। जी 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 जनरल साहब। देखिए, मैं डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूं, मुझे पता है जी। ये सियासतदान बाहर आके फिरते रहे, मतलब ये हमें अप्रोच करते रहते थे। ठीक। तो मेरा इशू कुछ और है। मेरा इशू है कि आने वाला जो साल है 2022, जी। क्या वो पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशियाँ लेके आएगा? क्या सी पैक के जो मंसूबे मेरे लिए एक होप और उम्मीद थी इस पाकिस्तान के इक़्तिसादी निज़ाम में बेहतरी के लिए, उसके ऊपर अमल होगा? क्या पाकिस्तान के अंदर इज़्ज़त होगी वोट की? और जब मैं वोट की इज़्ज़त कहता हूँ तो मेरी हकीकत में माना ये है कि वोट का अगर एहतराम नहीं करेंगे तो ये सारे इदारे जो इस ख़राबी में शामिल हैं वो ख़ुद भी अब बहुत बुरी तरीके से इस चीज़ में फंस गए हैं। कभी मैंने नहीं देखा था कि इस्टेब्लिशमेंट के अफराद का इस तरीके से नाम जलसों में लिया जाता हो और लोग तालियां बजाते हो, मैंने नहीं देखा था माजी में, लेकिन पिछले सालों से ऐसा हुआ। और इस पर भी सोचना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को कि क्या वजह है वो चीज़ जो नहीं वो कहते हम कर रहे, तो फिर ये लोग क्यों मान रहे हैं कि वो कर रहे हैं? इस पर भी हमें गौर करना होगा। अभी देखिए, कल एक इन्होंने नई पॉलिसी दी है और मुझसे वो पॉलिसी छुपाई हुई है। मैंने अखबार में पढ़ा है कि कुछ दिन के बाद उस पॉलिसी के बारे में मुझे इतला दी जाएगी। तो मेरा इशू तो ये है कि भाई पॉलिसी आपने मेरे लिए बनाई है, मुझसे आप छुपा रहे हैं, पार्लियामेंट में आप लेके नहीं आ रहे हैं, तो मैं फिर उस पॉलिसी के बारे में क्या करूं? एक इन्होंने पॉलिसी बनाई थी नेशनल एक्शन प्लान के नाम पर, एक वाक़या इतना बड़ा खौफनाक सानिया हुआ, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी पर भी अमल दरामद किए। मेरे तो सवालात इस नोयत के हैं, मुझे इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। मतलब इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को शायद वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब मैं इनसे नहीं पूछ सकता कि इनको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है और कौन वो शख्स है जिसने ये इतला उन लोगों के साथ शेयर किया है जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए। उनका भी तो कोई नाम होना चाहिए ना। अगर दूसरे मामलात में आसिफ जरदारी से नाम पूछे जा रहे हैं तो इन लोगों से भी तो उन लोगों के नाम पूछे जाएँ जो इनको बता रहे हैं कि ये निकाला जा रहा है नवाज शरीफ को, अभी सुबह निकाल दिया जाएगा, शाम निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ें मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आई बिलीव कि 5 साल पूरे करें, आई बिलीव कि 2023 में इलेक्शन हो, इलेक्शन फेयर हो, क्लियर हो और ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो लोगों को की जाए ट्रू सेंस में की जाए, और जो आइनी अदारे हैं वो आइन का एहतराम करें, जो आइनी अदारों के मुलाजमीन हैं वो आइन के अंदर रहते हुए अपनी अपनी मुलाजमतें करें। मेरा मसला तो सिर्फ इतना सा है। इफ्तिखार साहब, मसला आपका इतना सा है, लेकिन इतने से मसले का हल इन्हीं के पास है ना। जो आएंगे इक्तदार वही तो रोजगार देंगे, जो आएंगे इक्तदार में वही तो वोट को इज्जत देंगे, जो आएंगे इक्तदार में उन्हीं का तो रास्ता हमवार होना है। वो जो आएंगे इक्तदार में क्या उनको आवाम लाएगी या ये लाएंगे? तो 400 रुपए का घी कम नहीं होगा इफ्तिखार साहब अगर ये फैसले दुरुस्त तरीके से ना हुए तो। नहीं, आवाम लाती है ना भाई, आप इलेक्शन कराएं और इलेक्शन जो हों वो बड़े क्लियर हो। और अब एक नई खेल होने वाली है, मैं आपको साफ बता दूं। मौजूदा हुक्मरान 3.5 साल तक चोर, लुटेरे, बदमाश, गुंडे, पता नहीं क्या क्या कहते रहे, पकड़ के लाते रहे, पैसे मुंह में मारते रहे, वो उसमें शायद वो उनको इतनी कामयाबी नहीं हुई। अब एक और खेल शुरू होगी कि जनाब ये जो हल्के हैं ना, इनमें 30-40 हज़ार वोट जाली पड़ा हुआ है हर हल्के में। जो साबका हुक्मरान थे 30 साल से, उन्होंने मिली भगत के साथ हर हल्के में इतने वोट जाली बनवा दिए हैं। उन जाली वोटों को ख़त्म करने के लिए ये इख्तियार जो नादरा को देना चाहिए, जो इन्होंने तरमीम करवाई है अभी, नादरा को देना चाहिए। और एक साफ इलेक्शन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का होना लाजमी है। और पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, उनको वोट का हक देना चाहिए। और ये बताए बगैर कि उनका वोट का हक कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे वोट लेंगे, वो कहाँ रजिस्टर होंगे, उनको कौन रजिस्टर करेगा। ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने वाला है अगले साल में। तो आप कह रही हैं कि इलेक्शन, आई एम ए डेमोक्रेट, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन बैलेट नॉट इन बुलेट। और मैं इंतज़ार करना चाहता हूँ अगले इंतखाबात तक का, और इमरान खान का हक है वो 5 साल पूरे करे। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू आज ये है और अगले साल के लिए भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा।
ठीक हो गया इफ्तिखार साहब, यहाँ पे वक्फे का वक्त हो रहा है, जाहिर है मामला काफी संगीन हैं, कोई अच्छी प्रिटी है, लेकिन ये एक डेजा वू वाली फीलिंग भी है कि हर साल, हर टेन्योर, हर हुकूमती कारकर्दगी के बाद हम यही कहते हैं अच्छा अगली इलेक्शन में हम नए लोगों को चांस देंगे और हम अच्छे लोगों को लेकर आएंगे, ईमानदार लोगों को लेकर आएंगे, वो उन लोगों को लेकर आएंगे जो लोगों का और अवाम का ख्याल करेंगे, ना कि मुल्क के वसीतर मफाद में बल्कि अवाम के वसीतर मफाद में। लेकिन ये उम्मीद ही रहती है, क्या इस बार भी ये उम्मीद ही रहेगी? वक्फे के बाद ज्वाइन कीजिएगा, इस पर मजीद बात करेंगे। जी वेलकम बैक। हमारे पास घंटे का ही शो है लेकिन एक पूरे साल का राउंड अप है, और ये साल में जाहिर है कि तारीख बहुत अहम है कि तारीख में साल हर साल क्या हुआ है इस मुल्क के, तो वही आइंदा आने वाले सालों की नवीद देता है और उसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब। अहमद साहब ने गुफ्तगू की नियाजी साहब ब्रेक जाने से पहले EVM के हवाले से, एक और पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट, नादरा की लिस्टें, ये तमाम तर चीज़ों पर हमने बेतहाशा बयानात सुने हैं इस पूरे साल में, गुजरे हुए साल में। आप क्या फरमाइएगा, ये मामला किसी मतलब कहीं पे रुकने वाला है? क्या हम अवाम की वोट को एहतराम मिलने वाला है आया EVM के जरिए? मैं शोएब भाई वैसे तो साहब ने सही एक्सप्लेन है। साहब एक मिनट आपकी आवाज बहुत ही जबरदस्त जी। शोएब भाई खासे जो है ना दानिश्वर जर्नल हैं और ये DGMI रहे हैं। अब इन्होंने कहा फरमाया जी कि जो है बहुत सारे लोग आते थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं नाम बता दूंगा। मैं अभी आप गारंटी करता हूँ ये कभी नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये मेरे जैसे बंदे जो इनके लिए यहाँ काम कर रहे हैं सियासतदानों में, या इफ्तिखार साहब जैसे बंदे कि जो मीडिया में मैं शोएब भाई एक मिनट, और इफ्तिखार साहब जैसे बंदे जो कि उन्हें प्लान किया मीडिया में, और हमारे कई सारे बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके नाम कभी भी सामने नहीं आएंगे। मुझे एक सना बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य करना है जी। ये नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के आईनी कानूनी वजीर आजम थे। 1973 का आइन नाफिज है, आज भी उस वक्त भी था। अचानक पता चला जी कि जियो जो है पूरे पाकिस्तान में ऑफ एयर हो गया है। खैर इधर से पैमरा ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रोक दिया कि फौरी तौर पे अगर केबल ऑपरेटर ने जियो को ना लेके आए तो हम उनके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, पूरी तमतराक से। इफ्तिखार साहब वहाँ के बहुत सीनियर स्टाफ में से थे जियो जंग के। मैं मियाँ वाली था और मैंने देखा कि तो उन्होंने कह दिया कि जी हम फ़ौरन कर रहे हैं, और इस तरह पैमरा की जो धमकी या हुकूमत पाकिस्तान की धमकी काम आ गई है शायद। तो मेरे कमरे में जियो नहीं आ रहा था, मैंने वहाँ से कॉल किया, मैंने कहा यार केबल ऑपरेटर से पूछो कि ये जियो नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा जी वो जियो तो बंद हुआ है यहाँ मियाँ वाली में, पूरे ज़िले के अंदर। तो मैंने कहा वो कैसे, वो तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हुक्म, वज़ीर आला पंजाब का हुक्म, पैमरा का हुक्म। उन्होंने कहा हजूर DC डिप्टी कमिश्नर आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आपने जियो ना खोला तो तुम्हारी ऐसी तैदी फेर देंगे। डिप्टी कमिश्नर गए तो मेजर साहब आ गए, तो उसने कहा जी हमने वो अल्लाह मियाँ नज़दीक या गुस्सन नज़दीक, हमने मेजर साहब के सामने सर तस्लीम खम कर लिया। मेरा ख्याल है शोएब भाई इस पेंडोरा बॉक्स को कभी ना खोलें। जज अरशद मलिक की 2005 में किसने वीडियो बनाई थी जिसके जिक्र पे उसको सजा मिल चुकी है, वो वीडियो इतनी ऑथेंटिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके केस के में इंस्ट्रक्शन दी, हाई कोर्ट ने उसको माजूल कर दिया। वीडियो मैंने सारा वीडियो बताए ना आपको, वीडियो किससे बनाई थी मुल्तान के अंदर जब जज थे। आप सवाल आप कर लें, अमजद साहब जवाब देंगे। पाकिस्तान को इस मकाम पे पहुंचाया है। और मुझे तकलीफ ये होती है कि आप जैसे समझदार आदमी, उम्र के लोग, इफ्तिखार साहब की उम्र के लोग, हम ऐसे समझे जैसे कोई बात ही नहीं है। अल्लाह मियाँ के पास हम पहुंचने वाले हैं, आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आपको नहीं पता कि सारी बातों को अल्लाह मियाँ ने हमसे हिसाब लेने हैं। यहां पे तो सारी चीजें रह जाएंगी। अब यहां पे आप एक जब मुझे कोई बंदा कहता है, बड़े सीनियर DGI SPR कहता है जी हम सियासत में दखल नहीं देते, तो मैं मान जाऊं।
मैंने अरक रेजी से 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक, और से भी 100 साल पीछे फ्लोर की तारीख पढ़ी और रिसर्च की। अच्छा न्याय साहब, उनको बोलने का मौका दे दे। अच्छा, आपने सवालात उठा दिए, ठीक है। खुदा गवाह के अच्छा, ठीक है। समझ नहीं आती इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हमने क्या किया। 22 करोड़ लोगों के मुल्क के साथ हमने जराइम क्या किए हुए। उन जराइम से ये चश्मपोशी, उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हम ऐसी बात कौम को फीड करते हैं। क्या फर्क पड़ेगा यार, ना करें, नहीं करने बातें। क्या पाकिस्तान ठीक होगा? आप क्या वो फरमा रहे हैं आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब कि पिछले हुक्मरानों ने कर्जे लेके हमें गुलाम बना दिया। उसका तो सानिया ये है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, द पुअर मैन, वो बेचारा ये भी नहीं जानता कि उसे ये भी नहीं, उसको पता नहीं है कि मुल्क के हालात क्या है। अच्छा न्याय साहब, आपकी पैशन की, आपके हौसले की और आपके पैशन की मैं बहुत कदर करती हूँ। और बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल एक पॉइंट्स उठा दिए। मुझे जरा प्लीज 2 मिनट दीजिए। मैं नहीं सना, हमारे इस मुल्क के अंदर बच्चों ने रहने, आप लोगों ने रहने, आपने बड़ा होना है। बिल्कुल 22 करोड़ का मुल्क है यार। बिल्कुल न्याय साहब, मुझे 1 मिनट। अच्छा शोएब साहब को मौका तो दीजिए। पाकिस्तान का सानिया हो गया, कोई तहकीकात नहीं है। शोएब साहब को मौका दीजिए। सर हमने भी तो हवा बना लिया ना कि उनके आगे सर हम क्यों करेंगे। उनसे भी तो पूछे जो सर हम कर रहे हैं कि आपने उनके सामने सर हम क्यों किया। डिप्टी कमिश्नर के ऊपर आपने मेजर को तरजीह क्यों दी है। ये जिसने सर हम किया वो भी तो सोचे ना। मतलब हम भी सर उसी मीडिया में जहां पर और भी लोग हैं, हम क्यों अलग है नियाजी साहब? हम पे प्रेशर नहीं आता। चले मैं जो जरा जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब आप पर फरमा दीजिएगा। सर खेल को तब्दील करने के लिए खिलाड़ियों को भी तब्दील होना पड़ेगा। जो खेलते हैं उनको तब्दील होना पड़ेगा, रवैयों में तब्दीली आनी पड़ेगी दोनों तरफा। जी पहली बात ये, जी जनरल साहब, न्याजी साहब ने जो फरमाया जो कुछ सर आंखों पे, लेकिन मैं न्याजी साहब को ये बताऊं, मैंने अकेले ने अल्लाह को हिसाब नहीं देना, आपने भी देना। न्याजी साहब आप भी तैयार रहें। मैंने देना है जी, अल्लाह ताला बिल्कुल देना है। अल्लाह सबने देना है। झूठ के बारे में मेरे घर कर देगा, मैं झूठ बोल रहा हूं। आप भी झूठ फैलाते हैं, आप भी तैयार रहें। लेकिन मैं एक चीज आप बताऊं, मैं जो वीडियो थी जज अरशद मलिक की, वो पीपल्स पार्टी के एक लीडर के जरिए बेची गई मरियम के पास 5 करोड़ की। और एक वीडियो नहीं थी, कुछ और भी थी। आप बैठे इधर कहानियां सुन रहे हैं, पता नहीं कहां से बनाई किसने 2005 में, जब बताई गई, जब ऑल माइटी रूल था, ऑल पोटेंट मुशर्रफ थे। बनाई किसने? 2005 की बात कर रहा हूं। वो जो जैसे लीक हो गए, मुझे पता है क्या तरीके कार होते हैं। आप तो DGMI रहे, मैं नहीं रहा हूं, मुझे पता है सारी बातों का। भाई मियां तारिक ने बनाई थी, मियां तारिक के पास थी, उसने बेची। बनाई किसने थी? भाई एक आदमी है, वो कारोबार कर रहा है इस वीडियोस का, उसकी दुकान है वहां पे वीडियो और ये कैमरों की। उसने, उसका भाई फंसा मुनशियात के केस में, उसको सजाए मौत भी, उसने एक वकील ने पैसे देके छुड़वाया उसको, तो उसका ताल्लुक बन गया। उसके बाद उसने जजों की वीडियो रखी हुई थी। आपको क्या पता भाई, आप बैठे घर में अभी सिर्फ एक। अच्छा जनरल साहब, अगर आप इन सवालों का जवाब दे दें, नाम ले लेंगे मुजर्रदारी साहब ने किससे, आपने कहा आप नाम देंगे। 1 मिनट न्याज साहब 1 मिनट। मैं ये बातें और किसी के सामने नहीं करता। मैं समझता हूँ कि आपके सामने की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है अमजद शोएब साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता है कि आपके पास गुंजाइश है बात सुनने की। आप हौसले वाले आदमी, आप सुन लेते हैं, मगर ये मैं बातें किसी और के साथ नहीं करता। भाई मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं बात सुनने के लिए बैठा हूँ। जी 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 जी। अच्छा जरा हाफिज न्याज साहब प्लीज, वक्त कम है ना, मुझे उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेने दें। जी जी सुन रहा हूँ जी जी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक तरफा अगर सोच कोई भी रखेगा, मैं रखूं, वो भी गलत होगी जी। आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको वीडियो का सारा ड्रामा बता दूंगा। और मैं ही नहीं बताऊंगा, आप जाके डॉन में, मैं बेशुमार लोगों को पता है ये चीज। सर वीडियो से आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, ये जो कह रहे हैं ना, एक जो ये परसेप्शन है कि जी उसको बंद करा दो, इसको खुलवा दो, और जो एक्चुअली में जो इदारे होते हैं वो नहीं काम कर पाते क्योंकि यहां से प्रेशर आ जाता है, ये मेजर जनरल्स ब्रिगेडियर्स। सर इस पर जरा नजरसानी कर दीजिए कि क्या ये होता है सर, और ये क्यों होता है? ये एक कतन प्रेशर नहीं। अब आप देखिए, मैं मुशर्रफ के वक्त में, मैं एडजुटेंट जनरल था, मैं GHQ में था, मैंने सारे अपनी आंखों से देखा। मुशर्रफ को इन्होंने जिच करके रख दिया था, उसके इतने टेलीफोन टेप करवाए इन्होंने। एक्चुअली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। एक वक्त पे आके इनका आपस में इतना फड्डा होने वाला था कि लगता था कि कोई गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन इन्होंने उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया। जब बना दिया तो एक फिर फजा बेहतर हो गई आपस में इनकी, और मुशर्रफ ने कॉन्फ्रेंस की, मैं उसमें मौजूद था। हमें उन्होंने कहा कि या हमने मियां साहब की हुकूमत को कामयाब बनाना है, एज ए थिंक टैंक हम फैसला करें कि क्या क्या चीजें जिसमें आर्मी इनकी मदद कर सकती है, और ये पेपर तैयार रख के रखें।
मुशर्रफ मुल्क से बाहर नहीं जा रहा था, वो इसी चीज के ऊपर मुल्क से बाहर चला गया, श्रीलंका। उसने कहा जी मियां साहब को हमने ये सारी चीजें मुहैया करनी है ताकि आर्मी इनके लिए काम कर सके और ये हुकूमत कामयाब हो। लेकिन मियां साहब ने उसको हवा में कैद करा दिया। इस तरह तो चपड़ासी नहीं पकड़े जाते भाई। खराबियां गलतियां वो खुद करते रहे हैं। मैं इसके खिलाफ, मैंने इफ्तिखार साहब का जवाब दे प्रोग्राम था, उसमें मैंने ये बातें कही थी कि मैंने पहले दिन कहा मुशर्रफ को, मैंने कहा 6 महीने के अंदर अंदर हवाले करो, ये सियासतदानों का हमारा काम नहीं है ये। लेकिन मेरे सारे खिलाफ हो गए वहां पे। असल चीज ये है कि ये सारा किस्सा सिर्फ एक साइड से बिगड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल, बेशक बेशक। ये तो एक दिन ये जब मुशर्रफ को निकाला है और ये मुशर्रफ गया है श्रीलंका, उससे 2 दिन पहले चौधरी निसार और ये शहबाज शरीफ उसके पास आए, खाना खा के दोपहर का कहते हैं हाशा लिल्लाह, हम कलमे की कसम खा कहते हैं हम आपको निकालना नहीं चाहते। उसने उस वक्त इनको कहा कि देखो मैं जहांगीर करामत नहीं हूं, मैं चुप करके चला जाऊं, अगर मुझे हाथ डाला तो मैं आगे से पड़ जाऊं। तो बात यह है कि खिलवाड़ सारे करते रहे। सुप्रीम कोर्ट पे हमला मैंने किया था जाके, जजों को मैं टेलीफोन कर करके ये कहता हूं कि जनाब फलां को सजा दे दो, फलां को दे दो। बात यह है कि खराबी इस मुल्क में है, अगर हमने ठीक करना है तो हम किसी एक की साइड को रोना रोएंगे तो नहीं होगी। ठीक हो गया। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई एक न्यूट्रल एनालिस्ट को एक न्यूट्रल तरीके से बात करनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि भाई सर मैं हाजिर हूं सर, अगर मेरी खिदमत चाहिए तो मैं हाजिर हूं। ओके जनरल साहब, और लाइट नोट मैं जरा इफ्तिखार साहब के पास जल्दी से जाऊंगी। इफ्तिखार साहब, हाँ, मैं आती हूं जनरल साहब आपके पास वापस आती हूं। आपने पॉइंट जी, आपने कुछ लास्ट कहना है तो कह दीजिए जी। जी मैं बस यही कह रहा हूं जी। कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, रूमर्स पे ना जाएं। ठीक ये हो गया। वीडियो वाला किस्सा इस तरह गंदा है ठीक हो और गया। Go for objective analysis. रोल इतना बड़ा है, ठीक है। आप सोच नहीं सकते कि अरशद मलिक मेरे घर के करीब रहता था यहाँ अरशद मलिक। ठीक है जनरल साहब, यहाँ पर मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त की कमी भी है। मुझे इफ्तिखार अहमद साहब के पास जाना है, लेकिन यहाँ पर वक्त एक वक्फे का भी हो रहा है। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो इफ्तिखार अहमद साहब से शुरू करेंगे कि इस मसले का हल क्या है, जमहूरियत या फिर यही टैंपरिंग चलती रहेगी। ज्वाइन कीजिए हमें ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हम यहाँ पर बहुत ही कोई हीटेड गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक्स पर जाने से पहले न्याजी साहब और जनरल साहब के दरमियान। अब हम वापस आए तो अहमद साहब, मैं आपसे इफ्तिखार साहब आऊंगी, आगाज करूंगी इस पार्ट का। ये बता दीजिएगा कि आपके नजदीक क्या किया जाना चाहिए, मतलब किस तरह से इस मामले को ठीक किया जाए कि इस मुल्क के वसीतर मफाद में, अवाम के वसीतर मफाद में कुछ फैसले हो सके। सना मेरा इस सारी बहस से कोई ताल्लुक नहीं। सर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तो मैं ही दे सकती हूँ, आप बोले मैं हाजिर हूँ सर। नहीं सुनो, हाँ। ऑब्जेक्टिव सुनो ना, बात तो सुन लो। जी जी सर। तो फिर इसमें ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुशर्रफ को निकालने में किस जनरल का हाथ था जी सर, बिल्कुल। और किस जनरल ने क्या साजिश की और उस साजिश का आगाज कहाँ से हुआ, किस मीटिंग से आगाज हुआ, उस मीटिंग की वीडियो कैसे बाहर आई। तो ये तो फिर एक लंबी बहस है जिसका मेरे से कोई। अच्छा एक मिनट इफ्तिखार साहब, जनरल साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं इतनी चाहती कि बात उनकी रह जाए। एक मिनट इफ्तिखार साहब, आपने इल्जाम लगाया, एक मिनट आप मतलब आपको कहना नहीं है लेकिन आप कह बहुत कुछ रहे हैं। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव बात की है। अच्छा जनरल साहब एक मिनट, अहमद साहब एक मिनट, मेरे लिए एक मिनट रुकिए। जी जनरल साहब। जी मैं भी ये भी बता, देखिए बात ये है जी, जनरल राहील शरीफ ने ये बात की थी शहबाज शरीफ से, क्योंकि ये मिलते थे आके चौधरी निसार और ये, और उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपने ट्राई आके करना मिलते है, थे सर, बुलाते भी तो थे ना, ये तो आप मतलब बुलाते भी होंगे, ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी मुलाकात ठीक हो गया। उनके घरों में घुसना आसान काम है। तो ठीक है थी और ये तयशुदा बात है। इन्होंने कहा कि जनाब ये जनरल राहील ने उनसे ये कहा था, और मैंने ये राहील से बात की, मुझे उसने खुद बताया, ये बात की थी उनसे कि जनाब अगर मुशर्रफ पे केस चलाना है तो मैंने आर्मी में अपना मुंह दिखाना है, आप मेहरबानी करके 70 लोगों का जो इसके बेटर से उनका साथ चलाएं, ठीक हो गया। फिर हमें एतराज नहीं होगा। और ये जनरल बात तो सुन ले, मैं तो कुछ कह रहा हूँ, मेरी भी तो अच्छा अहमद साहब, अब अहमद साहब की बारी है। जनरल साहब एक मिनट इफ्तिखार साहब जी जी, मैं ये अर्ज कर दूं, जनरल साहब एक सेकंड, जनरल साहब उनकी बारी है, एक मिनट अहमद साहब, इफ्तिखार अहमद साहब जी सर। मैं सिंपल सी ये बात कह रहा हूँ जी, मेरा इन सारी साजिशी थ्योरियों से कोई तल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये आप माल बेचने के लिए करते हो, अखबारों की गुड हेडलाइन बन जाती है, लोग हमें देख लेते हैं, हमें व्यूअरशिप मिल जाती है। और भाई मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान का गरीब मरता हुआ नज़र आता है,
जब पाकिस्तान का गरीब मर जाएगा तो पाकिस्तान का सर्वाइवल भी एट स्टेक हो जाएगा। मैंने रूस की रियासत टूटते देखी है, उनके पास क्या नहीं था, प्लास्टिक मिसाइल नहीं थे, एटम बम नहीं थे, बहुत बड़ी फौज नहीं थी, क्या नहीं था उनके पास? उनके पास भूख थी, उनके पास नंग थी, उनके पास रोटी नहीं थी। और खुदा के लिए मेरे मुल्क के साथ ये जुल्म ना करो, मुझे तुम्हारी इन सारी खेलों से कोई तल्लुक नहीं। कौन किसके पास गया, किसने किसको क्या पैगाम दिया, किसने किसकी वीडियो बनाई, किसने किसकी फुटेज बनाई, कौन किसकी फुटेज बना रहा था, मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं। मैं अगले साल को इस उम्मीद के साथ वेलकम करना चाहता हूँ कि अगला साल अवाम का साल होगा, उनकी गुर्बत के खात्मे की तरफ कदम बढ़ाने का साल होगा, उनकी बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम का साल होगा। मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला नहीं है जो एक गुफ्तगू सारी हो रही है। मैं आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द एलिटिस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो तो खरबपति जो है वो खरबपति से खरबपति बन रहा है। मेरे ज़माने में पाकिस्तान के अंदर 2 लोगों के पास प्राइवेट जेट थे जब मैं छोटा होता था। आज पता नहीं कितनों के पास प्राइवेट जेट हैं, मुझे उनसे भी कोई गरज नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे वापस मेरा इज्जत तो दे दो। मेरे शहरों को कबाड़ खाना बना दिया गया है, उनको तो बहाल कर दो। मेरी जमहूरियत मुझे वापस कर दो। मुझे सिर्फ जमहूरियत चाहिए और जमहूरियत पे अमल चाहिए, ठीक और है जिसका वादा इसी जबरदस्त बात पर मैं जरा न्याजी साहब का चाहती हूँ। न्याजी साहब, मुझे सिर्फ क्योंकि जाहिर है ये मामला बहुत पेचीदा है, मेरे पास वक्त इतना नहीं है कि हम बात कर सकें। एक तारीख रकम है कि जाहिर है, लेकिन एक तारीख में ये भी तो है कि एक साइड पर अगर एस्टैब्लिशमेंट है तो दूसरे साइड पर सियासतदान तो है ना न्याजी साहब। तो ये क्या मामलात हैं, दोनों को ही दुरुस्त होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये बता दीजिएगा, नए चीफ का जो फैसला है वो कौन करेगा आपके नजदीक? इमरान खान साहब करेंगे या आने वाले नए प्राइम मिनिस्टर? देखें जी, एक बात जनरल साहब ने चूंकि मेरे ऊपर कहा है कि जी मैं भी झूठ बोलता हूं, पता नहीं शायद उन्होंने सुना होगा और कोई बात ऐसी वो साइड भी कर देंगे। लेकिन झूठ हमेशा बंदा वो बोलता है जो डरपोक हो और जिससे कुछ चीज़ छुपानी हो। ना तो मुझे डर लगता है ना मैं कुछ छुपाता हूँ। 2 बातें मैं और बता दूँ, एक कर लूँ ताकि इनको जनरल साहब क्लियर हो जाए। इफ्तिखार चौधरी की जो वीडियो दिखाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में लंदन में बनाई गई थी, वो पीपल्स पार्टी वालों ने बनाई थी। जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का ट्रायल हो रहा था, जस्टिस खलील अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच 17 बेंच के साथ इसका ट्रायल सुन रहे थे। वहां एक वीडियो दिखाई गई थी जिसमें जुर्माना भी हुआ था। देखिए, जनरल जवाल हक साहब को मेरी उनकी जाती दोस्ती थी। उनके दोनों बेटे माशाल्लाह बखैये याद है, जावल हक साहब और नवाल हक साहब। जनरल जवाल हक साहब अपने घर के अंदर आर्मी हाउस में मीटिंग नहीं करते थे, लॉन में आगे करते थे कि मेरी जो है कमरा मेरे बेडरूम तक वहां पे जो है टेप हो रहे। वो जर्नैल जो फौज भी जिस कमांड में थी और पाकिस्तान भी जिसके जेर तसल्लुत था। जनरल साहब बातों को इफ्तिखार साहब सही कह रहे हैं। खुदा गवाही आप लोगों का टॉपिक नहीं है, पता नहीं किस लोगों ने आपको धकेल दिया है बेचारे इस किस्म के मैदान में, मीडिया के मैदान में, जहां पे आप लोगों के साथ अगर कोई फेयर ट्रायल हो और फेयर डिस्कशन हो, आप लोगों के पास जवाब नहीं होगा। वजह ये नहीं है कि आपको मेरे पास वक्त कम हो रहा है। जनरल साहब भी जा चुके हैं। जनरल साहब ने शायद जाना ही, आफियत जानी। जरा ये फरमा दीजिएगा लास्ट में न्याजी साहब, हल क्या है? हल क्या है जरा एक लाइन में? हल इफ्तिखार साहब ने बता दिया है। खुदा गवाह है कि पाकिस्तान, अब पहली तो बात यह है कि इस जहां पहुंच गए सना, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसा हो, इसमें से कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर ये कोई एक होप हो सकती है तो इस मुल्क को आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे। लेकिन उसमें मुझे यह खतरा है कि इमरान खान का इक़्तिदार का प्रीमेच्योर खत्म हो गया तो फिर कई नई मुसीबतें पैदा हो जाएंगी बजाय हालात ठीक होने के। अब इमरान को आप चलाते हैं तो मुल्क नहीं चलता, लेकिन इसलिए चलना चाहिए कि मेरे लिए ठीक हो गया न्याजी साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। सॉरी न्याजी साहब, आपकी गुफ्तगू वालों को आपकी गुफ्तगू को कट करना पड़ेगा मुझे। सॉरी न्याजी साहब, आई हैव टू मूव ऑन। बिल्कुल आपकी बात होगी। बिल्कुल लास्ट में इफ्तिखार साहब, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज या कोई और तरीका हम निकाल सकते हैं? डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ओके इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच ऑन दैट। सबसे इंपॉर्टेंट है
ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब थैंक यू सो मच आपका। न्याज साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, आई डोंट नो अब उनसे दोबारा रब्ता नहीं हो पाए, उनके लिए कुछ सवालात हैं तो हम यहाँ पर हाजिर हैं, उनका जवाबात हम लेते रहेंगे। लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त अगर हमें कोई तब्दीली लानी है तो हमें सच बोलना है। अपने इदारों में अगर हमारे कोई ब्लैक शीप है तो उनको पॉइंट आउट करना है, और अगर हमारे सियासतदानों में ब्लैक शीप हैं तो उनको तो हम पॉइंट आउट करते ही रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जहाँ पर तब्दीली का आगाज़ होता है वहीं से तब्दीली इख्तिताम पजीर भी होती है। उसी पॉइंट से जहाँ झूठ खत्म होता है वहाँ से सच शुरू होता है। इसी उम्मीद पे कि पाकिस्तान में अच्छा वक्त आएगा, एक गरीब के लिए यहाँ पर मौके खुलेंगे और महंगाई में कमी आएगी, इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।